नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज से हम लोग हिस्ट्री का लेक्चर शुरू कर रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर हमारा तो मैथ बढ़िया है, रीजनिंग बढ़िया है, लेकिन जीएस में नंबर नहीं ला पा रहे हैं, जीएस हमारा कमज़ोर है, कैसे करें, हम याद नहीं हो पा रहा है जीएस। तो खास करके उनके लिए मतलब ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ज्ञान वृक्ष, ये खास कर उन्हीं बच्चों के लिए है जो पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर हैं, और उनके लिए हम आज हिस्ट्री का लेक्चर लेकर आए हैं। हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री एक बार पढ़िए आपको लगेगा कि हिस्ट्री कुछ है ही नहीं। हिस्ट्री को आप रट के कभी मत पढ़िए, आप लेक्चर वाइज इसे समझते जाइए और पढ़ते जाइए। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, नोट्स के रूप में जो बातें आपको लगेंगी कि मैं बता दूंगा, वो बातों को आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए, हमें इस तरीके से पढ़ना है कि बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम और छोटा से छोटा एग्ज़ाम भी कवर हो जाए। जैसे बीपीएससी बिहार दरोगा और आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, चाहे और भी अदर स्टेट का एसआई या कांस्टेबल का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे यूपीएसआई का, यूपी कांस्टेबल का, तो वो अलग नहीं होगा, इसी में से सब कवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार आप आराम से पढ़िए और एग्ज़ाम निकालते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो मैं बता दे रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हम लोग करेंगे 1757 से लेकर, मतलब कहने का है कि 1757 से लेकर के 1947 तक। मतलब ये जो आप देख रहे हैं कि 1757 से लेकर 1947 तक, ये पूरा का पूरा हमें अच्छे से पढ़ जाना है। मॉडर्न हिस्ट्री में 95% प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक पढ़ गए तो एक भी एग्जाम में आप प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, मतलब लगभग सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम पढ़ाई यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन इसके पीछे की कुछ बातों को जान लें। आप जानते हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। आप यहाँ से ये जानते हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, प्लासी की लड़ाई, और 1947 में भारत को आज़ादी मिली। उस समय भारत आज़ाद हुआ। कहने का मतलब ये है कि प्लासी की लड़ाई से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक हमें पूरा पढ़ना है, और हर चीज़ के पीछे, हर मतलब कोई भी अगर लड़ाई हुई है या कोई भी ऐसा घटना घटी है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा है, उसका कारण रहा है। सारे कारणों को हम जानेंगे कि आखिर प्लासी की लड़ाई क्यों हुई। अगर प्लासी की लड़ाई के पीछे और भी कोई साजिश रची गई है तो वो क्यों हुई है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आप सुने होंगे कि भारत की खोज की गई। भारत की खोज की गई 1498 में वास्को डिगामा द्वारा। आप जानते हैं ना, वास्को डिगामा भारत का खोज किया था। वास्को डिगामा भारत का खोज किया था, तो क्या इसके पहले भारत नहीं था? आप यहाँ पर देखिए, मतलब कहने का है कि भारत का खोज किसने किया था? तो भारत का खोज 1498 में वास्को डिगामा किया था। एक एक बात समझते जाइएगा। पहले हमें पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन पीछे के बातों को पहले जानते हैं। अच्छा, लिखना नहीं है, पहले कहानी जैसा सुनिए। आप कहानी एक बार सुन लेंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर अपना लिखने का मन होगा तो लिखिएगा, और नहीं तो छोड़ दीजिएगा। भारत का खोज 1498 में किया गया, और ये खोजा किसने था? तो वास्को डिगामा। लेकिन क्या इसके पहले भारत नहीं था? इसके पहले भारत में लोग नहीं आए थे। बिल्कुल, इसके पहले भी बहुत सारे लोग भारत में आए और गए। सिकंदर भी यूनान से आया था इंडिया में। आप जानते होंगे सिकंदर ईसा पूर्व में ही आ गया था। मार्को पोलो चाइना से, मतलब बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो इंडिया में आए और गए। लेकिन फिर क्यों कहा जाता है कि भारत का खोज 1498 में वास्को डिगामा ने किया? वास्को डिगामा समुद्री रास्ते से खोज किया था। ये बात को ध्यान में रखिएगा कि समुद्री रास्ते से भारत का खोज किसने किया? तो वास्को डिगामा ने किया था। कब किया था? 1498 में। अब बात यहाँ पर आती है कि क्या
भारत में वास्को डिगामा के आने से पहले कोई व्यक्ति नहीं आया था समुद्री रास्ते से, या किसी ने प्रयास भी नहीं किया था। तो चलिए आइए देखते हैं इसे कहानी के माध्यम से, मतलब कहने का इसके पूरे स्टोरी को हम लोग जान जाएंगे कि क्या वास्को डिगामा को ही पूरा श्रेय दिया जाता है कि इसके पहले भी कोई व्यक्ति था। तो चलिए देखते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं अफ्रीका और यूरोप का मैप यहाँ पे तैयार करता हूँ। देखिए ये देखिए, अब ये क्या है कि ये जो हमारा क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये एरिया, ये इंडिया है। ये कौन सा देश है? भारत। ये इंडिया है। ये हमारा अरब सागर का क्षेत्र है और ये हमारा बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर मेडागास्कर एक द्वीप है, मेडागास्कर, और ये अफ्रीका है, पूरा अफ्रीका है यहाँ से यहाँ तक। दिख रहा है ना आपको? यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा क्षेत्र है? यह अफ्रीका है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्र ये पूरा समुद्र से लगा हुआ है। ये किनारे यहाँ से ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये कौन सा एरिया है भाई? तो ये एरिया है हमारा जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। नीचे का अगर क्षेत्र नहीं भी दिख रहा होगा तो आप कल्पना कर लेंगे कि यहाँ तक है। अब देखिए ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। और इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका मिलेगा, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका। इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। देखिए ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। ये आपका यूरोप है और ये आपका एशिया है, एशिया है, और ये अफ्रीका है, अफ्रीका। हम लोग पूरा का पूरा जियोग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, बस मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था जब खोज किया जा रहा था। अब देखिए भारत का खोज जब किया गया तो क्या उस समय भी इसका नाम भारत ही था? नहीं, उस समय भारत नाम नहीं था। उस समय इसका नाम था सोने की चिड़िया। इसे लोग सोने की चिड़िया ही बुलाते थे, सोने की चिड़िया, या आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, आर्यावर्त। अब हुआ क्या कि देखिए यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा यहाँ और एक यहाँ। ये दो अलग अलग देश हैं। यहाँ एक देश का नाम है स्पेन, इधर वाला देश है स्पेन, और ये जो आप देख रहे हैं इस देश का नाम है पुर्तगाल। ये दो समझिए कि यूरोपीय कंट्री का हीरो थे, यूरोपियन कंट्री का हीरो थे ये दोनों देश, एक ये और एक ये कौन सा है? तो ये है आपका स्पेन, और ये कौन सा है? पुर्तगाल। तो दो हीरो कौन कौन से थे यूरोप का? तो उस समय थे स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल। अब देखिए अब हुआ क्या कि इंडिया में यहाँ से जैसे ही आप बढ़ेंगे इधर, देखिए इंडिया में यहाँ से बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, उसके बाद इराक, ईरान, उसके बाद आप इधर चले आइए तुर्की तक। मतलब कहने का है कि इस एरिया में, इस एरिया को बोला जाता है मिडिल ईस्ट कंट्री, मतलब अरब देश। इसे क्या कहा जाता है? अरब का क्षेत्र, और अरब का क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद आप एंट्री कहाँ कर जाएंगे? यूरोप में एंट्री कर जाएंगे। तो अब आप जानते होंगे कि पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम तो अब यूरोप में मिल रहा है ना, यहाँ यूरोप में नहीं, अरब कंट्री में। जैसे आप सऊदी अरबिया को देख लीजिए, या जो भी अरब कंट्री है, उन कंट्री में जो कच्चा तेल है पेट्रोलियम, वो तो अब निकलने लगा है। उस समय 15वीं शताब्दी में तो पेट्रोल नहीं निकलता था वहाँ। तो इन लोगों का काम कैसे चलता था? ये जीते खाते कैसे थे? तो देखिए ये क्या करते थे कि व्यापार करते थे, इस रास्ते से व्यापार करते थे इंडिया से, या एशिया का जो भी साउथ ईस्ट जो भी कंट्री था, वहाँ से एशिया के साउथ ईस्ट कंट्री से ये मसालों का व्यापार करते थे। किस चीज़ का? मसाला का। तो ये इंडिया से, और सबसे अच्छी क्वालिटी का मसाला इंडिया और इंडोनेशिया में ही उस समय होता था। तो चुपचाप इंडिया से ये मसालों को खरीदते थे
और खरीदने के बाद ये ले जा कर के महंगे दामों में, मतलब ज़्यादा दामों में कहाँ बेचते थे? तो ये बेचते थे यूरोपियन कंट्री में, और यूरोपियन कंट्री में इन लोगों को भी बेचते थे। किन लोगों को? ये बेचते थे स्पेन और इनको। और ये लोग क्या करते थे कि ये लोग, यहाँ पर पड़ता है इंग्लैंड, ये इंग्लैंड वालों को बेचते थे। यहाँ पर आपको मिलेगा नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब देश मिलेगा। तो नॉर्वे जो है ना, नॉर्वे, ये सब जो देश है, यूरोपियन जो कंट्री है, ये बहुत ही ठंडे प्रदेश में है, और ठंडे प्रदेश में इन्हें मसालों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मतलब कहने का कि शरीर में हमेशा गर्मी बनाए रखने के लिए अच्छे किस्म का मसाले की ज़रूरत पड़ती थी इन लोगों को। तो कहने का मतलब ये कि मसालों का व्यापार इधर बहुत तेज़ी से हो रहा था। बीच में देखिए, इंडिया से खरीदता था अरब, और अरब बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा करके और क्या करता था कि बेच देता था यूरोप वालों को। अब यूरोप वाले दिमाग लगाने लगे कि मान लो कि बीच वाले ये जो है, ये तो बताते थे कि सोने की चिड़िया नाम का कोई देश है, लेकिन इनमें से किसी को पता नहीं था कि सोने की चिड़िया नाम का कोई देश है, लेकिन है कहाँ वो, पता कैसे चलेगी? अगर ये चाहते थे, यूरोप वाले चाहते थे कि हम यहाँ से आ जाए, तो बीच में ये जाने नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर एक वंश का शासन था जिसका नाम था उस्मानिया। क्या नाम था? उस्मानिया। तो वहाँ पर अरब में एक वंश का शासन था जिसका नाम था उस्मानिया। अब उस्मानिया वंश के शासन होने की वजह से इस पूरे अरब पे व्यापार पर भी कंट्रोल उन्हीं का हो गया, ट्रेड पर कंट्रोल उन्हीं का हो गया। अब वो किसी को जान ही नहीं देते थे व्यापार करने के लिए इधर। वो बोलते थे कि हम ही से तुमको खरीदना है, तुम इधर नहीं जा सकते हो, नहीं तो लड़ाई करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। अब इनको बड़ा दिक्कत होता था। अच्छा, ये जो रास्ता था, ये अफ्रीका को ऐसे पकड़ के आना, ये प्रचलित था, पहले से चलता था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि जाना कहाँ है, मतलब कौन से देश है सोने की चिड़िया। अब हुआ क्या कि स्पेन और पुर्तगाल में ऐसे लोग थे जो नई नई जगहों को खोज करने में काबिल थे, बहुत ज़्यादा नई नई जगहों को खोज कर चुके थे, और वो धीरे धीरे छोटी छोटी जहाज़ों को बनाना शुरू कर दिए थे। उसी समय इंग्लैंड में क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे शुरू होने लगी, पनपने लगी, जिसके चलते वहाँ पे पैसों का, मतलब लोग जो थे वो इन्वेस्ट करने लगे, लोग जहाज़ बनाने लगे। और जैसे ही जहाज़ें बननी शुरू हो गई, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोमा डियास। क्या नाम था? बार्थोलोमा डियास। तो ये जो बार्थोलोमा डियाज जो था, डियाज कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं डियास। बार्थोलोमा डियाज जो था, ये 1487 ईस्वी में ये अपना नाव लेकर के यहाँ से चला, और यहाँ से चलने के बाद इसको पकड़ के आ रहा था, बहुत दिन लग गए इसको आने में। और जैसे ही यहाँ पर पहुँचा यहाँ पर, तो अफ्रीका के उस एरिया में, इस क्षेत्र में इतना ज़्यादा कुहासा छाया हुआ था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था इसे। मतलब कहने का है कि यहाँ पर अब समुद्र है भाई, तो समुद्र में तो ऐसा ही होगा, कुहासा टाइप का, तो इसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। और इसी समय एक दिशा सूचक कहने का मतलब, आप समुद्र में कहीं से कहीं थोड़े चले जाइएगा, आपको भी पता होना चाहिए ना कि उत्तर में जा रहे हैं कि दक्षिण में जा रहे हैं, पूर्व में जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो एक दिशा सूचक यंत्र का खोज किया गया था जिसका नाम था कुतुबनुमा। क्या नाम था? कुतुबनुमा। दिशा सूचक यंत्र, इसका नाम था कुतुबनुमा। तो ये कुतुबनुमा क्या था, ये सब थोड़ा बड़े लेवल के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। उस समय खोज हुआ था, ये यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुहासा छाए रहने के कारण यहाँ से समुद्र की लहरें भी यहाँ पर तेज चलती थी, जिसके चलते ये हिम्मत हार गया यहाँ से। मतलब ये बोला कि मतलब अब मैं नहीं जा पाऊँगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से रिटर्न हो गया, लेकिन यहाँ पर एक द्वीप का खोज किया जिसका नाम है उत्तरमासा द्वीप। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तरमासा द्वीप का खोज किसने किया? तो ये किया था किसने? बार्थोलोमा डियाज।
या भारत का खोज सर्वप्रथम करने का प्रयास किसने किया था? बार्थोलोमा डियाज। लेकिन ये बेचारा रिटर्न हो गया। अब रिटर्न होने के बाद कुछ दिनों के बाद 1487 की बात है, बार्थोलोमा डियाज जो है वो यहाँ से रिटर्न हो गया, इस एरिया से रिटर्न हो गया। अब जब ये चला गया तो पुर्तगाल और जो स्पेन के लोग थे उन लोगों में कुछ ऐसे लोग थे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, जो नई नई जगहों को खोज करने के लिए जाने जाते थे। उन लोगों में 2 लोगों को चुना गया। लेकिन एक बात है कि ये दोनों व्यापार के मामले में काफ़ी आगे थे। स्पेन और पुर्तगाल व्यापार करने में बहुत आगे थे, क्योंकि समुद्र के किनारे ही थे, और इसीलिए यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नई नई जगहों को खोज भी करते थे। लेकिन इन दोनों देशों में कभी आपस में जमता नहीं था। मतलब कहने का है कि स्पेन और पुर्तगाल में कभी आपस में जमता नहीं था। क्यों नहीं जमता था? क्योंकि ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, कॉम्पिटिटर थे, और कॉम्पिटिटर थे तो कभी जमेगा नहीं। तो हुआ क्या कि इन लोगों ने तय किया कि देखो भैया, जिस जगह का खोज करने के लिए हम जा रहे हैं, अगर वहाँ हम पहुँच गए तो वहाँ पर आप मत जाना, अगर हम वहाँ पे आप जहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। तो इसी तरीके से तय हुआ, और तय हुआ 1492 ईस्वी की बात है, 1492 ईस्वी की। तो 1492 ईस्वी में दोनों यहाँ से एक व्यक्ति स्पेन ने अपना एक व्यक्ति को चुना जो जगह का खोज करना था। कई नाविकों के साथ, अकेले नहीं जाते थे लोग, कई ग्रुप में जाते थे, लेकिन ग्रुप वाले बाद में रिटर्न हो जाते थे, कई दिनों तक जहाज़ें चलती रहती थी। तो स्पेन जो है ये चुना अपना कोलंबस को लीडरशिप बनाया कि कोलंबस जो है भाई इसके लीडरशिप में जाना है। और जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल इसने अपना वास्को डी गामा को चुना, वास्को डी गामा को चुना। अब कोलंबस और वास्को डी गामा अपना रास्ता तय करने के लिए तैयार हो गए कि हमें अब निकलना है नई नई जगहों को, अपने अपने ग्रुप को लेकर के तैयार हो गए। अब देखिए, अब क्या हुआ कि यहाँ से स्पेन जो है, स्पेन का जो व्यक्ति था वो यहाँ से सीधे रास्ता पकड़ा और कहाँ पहुँच गया? ये पहुँच गया अमेरिका, यहाँ पहुँच गया अमेरिका। तो इनको ये पता था कि जो भारतीय हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ना काले हैं ना गोरे हैं। मतलब कहने का ये है कि गोरे भी नहीं है वो। तो यहाँ से वो शुरू किया अपना यात्रा और सीधे पहुँच गया कहाँ? अमेरिका। अमेरिका में जो लोग दिखे उनका नाम रखा रेड इंडियन। क्या नाम रखा? रेड इंडियन। यहाँ पर पहुँच गया कोलंबस। और कोलंबस कब पहुँचा? 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में। और यहाँ पर नाम रखा रेड इंडियन। तो ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि अमेरिका के मूल निवासी को किस नाम से जानते हैं। तो ये देखा कि ये तो गोरे टाइप के, मतलब कहने का है कि उसी टाइप के व्यक्ति हैं ये, ना गोरे हैं ना काले हैं। तो ये रेड इंडियन उनको कहने लगा, रेड इंडियन। तो रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के मूल निवासी को किस नाम से जानते हैं? रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। और कोलंबस ने ही दक्षिण अमेरिका का भी खोज किया। यहाँ से नीचे देखा तो ये भी एक द्वीप समूह था, मतलब महादेश था, तो इसका भी खोज किया। मतलब अमेरिका का खोज किसने किया? 1492 में कोलंबस ने खोज किया। अब क्या हुआ कि यहाँ से शुरू किया यात्रा। यहाँ से यात्रा शुरू करेगा कौन? तो यहाँ से शुरू करेगा कोलंबस नहीं, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा अपना यहाँ से यात्रा शुरू किया और इस तरीके से इसके किनारे होते हुए ये इस क्षेत्र में पहुँचा। और इस क्षेत्र में इसे भी नहीं पता था कि भारत इधर ही है, लेकिन अपना चलते जा रहा था। इसमें यही एक खासियत थी कि ये रुकता नहीं था, मतलब कहने का हिम्मत नहीं हारने वाला था ये। तो इस क्षेत्र में पहुँचते पहुँचते ये पहुँच गया अरब सागर के क्षेत्र में। कहाँ पहुँच गया? अरब सागर के क्षेत्र में पहुँच गया। और अरब सागर के क्षेत्र में पहुँचने के बाद गुजरात के एक व्यक्ति ने इसे ले जाकर पहुँचाया कहाँ? केरल। कौन सी जगह पर पहुँचाया? केरल में पहुँचाया। और केरल के कालीकट बंदरगाह पर,
केरल के कालीकट में ले जाकर इसे पहुंचाया। और वास्को डी गामा को माना जाता है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया, मतलब भारत की खोज की। वास्को डी गामा भारत की खोज की समुद्री रास्ते से भारत की खोज की। इतनी बातें तो आप समझ ही रहे होंगे कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत की समुद्री रास्ते से खोज की और सबसे पहले केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, और वहां पर जो वहां का शासक था नाम था जिमोरिन। क्या नाम था? जिमोरिन। तो जिमोरिन ने इसका स्वागत किया, तो ये सभी कभी कभी यहां से प्रश्न पूछ दिया जाता है केरल। अब देखिए, अब हुआ क्या कि इतने दिन इसको आने में लग गए थे, वास्को डी गामा को यहां से यहां आने में इतने दिन लग गए थे कि मतलब समझ लीजिए कि इसके जितने भी साथी थे, इसके साथ वाले लोग, वो लौट गए थे कि हमें नहीं खोजना है भाई, तुम जाओ, तुमको जो करना है करो, हमें नहीं कुछ नई जगह को खोजना है। वास्को डी गामा अपना खोज चला आया, यहाँ पर आने के बाद भारत पहुँच गया। और इसी रास्ते को ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ता को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड होप। तो ये पूछा जाता है, इसे याद रखना है, केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में आता है कि मतलब वास्को डी गामा किस रास्ते से भारत आया था, तो ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था। इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब क्या है कि देखिए, अब यहाँ पर ये मिलता है केरल में, जिमोरिन से मिलता है, और जिमोरिन पूछता है कि भाई क्या बात है, बताइए, जो है वो करेंगे हम। तो इसने कहा कि मसालों का व्यापार करना है मुझे, मतलब कहने का है कि मसाला खरीदने के लिए हम आए हैं और यहाँ से लेकर जाएंगे। जिमोरिन बहुत सारा मसालों का, मतलब कहने का है कि केरल में तो जानते हैं केरल में कितना ज़्यादा मसाला होता है, मसालों का बहुत ज़्यादा दे दिया इसे कि ठीक है आप लेके जाइए। और ये यहाँ से मसाला मतलब लेकर गया, और जहाँ लेकर के पहुँचा ये अपने यूरोपियन कंट्रियों में, वहाँ पर बेच करके ये 60 गुना मुनाफा कमाया था। कितना गुना? 60 गुना मुनाफा कमाया था। अब देखेंगे कि वहाँ का जो राजा थे, उनका नाम था हेनरी प्रिंस, मतलब प्रिंस हेनरी नाम था उनका। तो प्रिंस जो हेनरी थे वहाँ के, पुर्तगाल के, वो क्या किए कि और भी लोगों का ग्रुप व्यापार करने के लिए, मतलब इन्होंने जाकर, वास्को डी गामा ने जाकर के कहा वहाँ पर कि अरे वहाँ के तो लोग बहुत अच्छे हैं, देखिए मैं गया वहाँ पर, स्वागत किया अच्छे से और पूरा मसाला भी दिए, मैं लेके आ भी गया। इसका मतलब कि व्यापार करने लायक लोग हैं वो लोग। तो अब धीरे धीरे ऐसे ही शुरुआत होती है, ऐसे ही कंपनियाँ आती है, और उसके बाद देखेंगे आप कि दोबारा फिर अपनी टीम के साथ वास्को डी गामा आता है। पहुंचता है केरल में 1502 में। तो वास्को डी गामा 1502 में दोबारा, याद रखिएगा, दोबारा भारत आया। वास्को डी गामा 1502 में भारत में दोबारा आया, इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जा करके लोगों को बताया था कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, व्यापार आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो टीम के साथ आया था, अकेले नहीं आया था, टीम के साथ आया था। धीरे धीरे व्यापार करना शुरू हो जाएगा। तो ये एक हमारा टॉपिक ही है। मैं परिचय दे रहा था कि हमें 1757 से लेकर 1947 तक पढ़ना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत मॉडर्न हिस्ट्री की हमारा यहीं से होती है, भारत की खोज से, समुद्री रास्ते से। अब क्या होगा कि यहाँ पर तो पुर्तगाली कंपनी आ गई, तो और भी कंपनियां आएगी। अब क्या होगा देखिए, अब देखा देखी होता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि इन लोगों में क्या था, इन लोगों में अपना टकराव चल रहा था स्पेन और पुर्तगाल में। आप देखेंगे कि जहाँ पुर्तगाली लोग गए हैं वहाँ स्पेन के लोग नहीं गए हैं, और जहाँ स्पेन के लोग गए हैं वहाँ पुर्तगाली लोग नहीं गए हैं। आप देखिए भारत में
भारत में आप नहीं देखेंगे कि स्पेन के लोग नहीं आए हैं यहाँ पर, कंपनी अपना स्थापित नहीं किए हैं, क्योंकि भारत की खोज कौन कर चुका था? पुर्तगाली। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पुर्तगाली लोग आपको नहीं मिलेंगे कंपनियों के साथ, मतलब यहाँ पे कंपनी कोई पुर्तगालियों की नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से है कि ये लोग प्रतिद्वंदिता में थे अपना। अब क्या हुआ कि ये जो इंग्लैंड वाले लोग थे, ये यहाँ पर जो ब्रिटेन वाले लोग थे, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता था, तो अब ये स्पेन और पुर्तगाल इनसे खरीदते थे, अरब वासियों से खरीदते थे, और खरीदने के बाद ये बेचते थे इनको। किनको बेचते थे? इनको। अब ये सोचते थे कि ये जहाँ से खरीद रहे हैं, हम उनसे न खरीद के हम वहीं से नहीं ला दें जहाँ से सब लोग ला रहा है। तो ये लोग भी अपना मतलब यही आइडिया लगाया कि हम लोग भी पहुँचते हैं। तो आप देखेंगे कि 1600 ईस्वी में बहुत दिनों के बाद, लगभग 100 साल के बाद 1498 में वास्को डी गामा आया, और 1600 ईस्वी में, 1600 से पहले ही ये लोग आ गए थे, लेकिन अपना जो कंपनी है, अपना जो कोठी है, उन लोगों ने स्थापित किया 1600 ईस्वी में। लगभग 1600 ईस्वी के करीब में इंग्लैंड वाले भी पहुंच जाते हैं भारत में। तो ये ऐसे ही होता है। तो देख लेते हैं बाकी कंपनियों का कि कौन कौन सी कंपनी कब आई थी, उनको देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। बातें आपको समझ में आई कि नहीं, ये पहले बताइए। बातें आप जरूर समझ गए होंगे। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ कंपनियों का नाम लिख लीजिए। ये हमें जैसे ही मेडिवल हिस्ट्री समाप्त होगा हमारा, उसी समय पढ़ना होता है, हम लोग उस समय पढ़ लेंगे। चलिए देखेंगे। सबसे पहले आई थी पुर्तगाल लिख लेंगे। पुर्तगाली क्या? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो ये 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1498 ईस्वी में, याद रखना है। पुर्तगाली के बाद आए तो थे इनके तुरंत बाद डच आए थे, लेकिन हम कंपनियों के बारे में कि कंपनी किसकी किसकी आई थी, मतलब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कंपनी। तो कंपनी में सबसे पहले, क्योंकि कंपनी देखिए, कंपनी अंग्रेजों की पहली बैठ गई, क्योंकि आए थे डच, और डच इंडोनेशिया को भारत समझ करके कई दिनों तक इंडोनेशिया में ही वो रुक गए थे। इसीलिए अंग्रेज इंडिया पहले पहुंच गए और यहाँ पे कोठी अपना स्थापित कर लिया। उसके बाद डचों ने स्थापित किया था, क्योंकि डचों को लग रहा था कि इंडोनेशिया ही भारत है, और वहाँ भी वैसे ही मसाले मिलते हैं। यहाँ पर पुर्तगाल के बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1600 ईस्वी में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1602 ईस्वी में। उसके बाद डच के बाद आया था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आई थी 1616 ईस्वी में। उसके बाद डेनिश के बाद आई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी,
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये 1664 ईस्वी में आई थी। उसके बाद एक और कंपनी आई थी जिसका नाम है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आई थी 1731 ईस्वी में। कृपया करके इसे नोट कर लीजिए, इसे अच्छे से कहीं लिख करके रख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, ये आने का क्रम नहीं है, ये कंपनियों का मतलब कहने का है कि अपना कोठी स्थापित करने का क्रम है कि सबसे पहले किसने अपनी कंपनी स्थापित की। मैंने अभी क्या बताया कि पुर्तगाल के आने के बाद डच आए थे भारत में, डच आए थे, लेकिन डच क्या इंडिया में नहीं, ये इंडोनेशिया चले गए थे, जिसके चलते पहले अंग्रेज आ गए और अंग्रेज क्या किए कि अपना इंडिया में आकर के स्थापित कर लिए थे। तो आने का क्रम नहीं है, ये कंपनी स्थापित करने का क्रम है। आने का क्रम होगा तो इसको ऊपर कर लीजिएगा, अंग्रेज को नीचे कर लीजिएगा, समझ गए। तो आने का क्रम हो जाएगा, और ये कंपनी स्थापित करने का क्रम है कि ये कंपनी स्थापित की गई थी, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारी कहानी शुरू होती है जहाँ से हम शुरू करना चाहते हैं। सारी कंपनियां भारत में आ चुकी है और ये कंपनियां आपस में ही विवाद करेगी, मतलब कहने का है कि आपस में ही ये लोग झगड़ेंगे, लड़ेंगे, क्योंकि ये चाहेंगे कि हमारा ट्रेड ज़्यादा हो, वो चाहेगा कि हमारा ट्रेड ज़्यादा हो। अब ये चाहेंगे कि इनका ट्रेड इनके साथ ज़्यादा हो, और ये चाहेंगे कि इनके साथ ज़्यादा हो, फिर ये चाहेंगे कि इनके साथ हमारा ना हो। मतलब कहने का है कि हर तरीके से आपस में ही ये लड़ते रहते हैं। फिर उसमें राजाओं को पकड़ते हैं, जैसे उस समय मुगल शासन चलेगा। तो चलिए देखते हैं, इसे मिटा देता हूं मैं। देखिए 1757 से हम शुरू करेंगे हमारा हिस्ट्री, कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे ये मान लो हमारा पूरा भारत है, पूरा भारत है। भारत का ये वो क्षेत्र है जिस पर मुगल अपना शासन कर रहे हैं। मुगल शासन समझ रहे हैं ना, मुगल शासक जो भी है वो अपना शासन कर रहे हैं इस क्षेत्र पर। और भी लोग हैं, जैसे मराठा की उत्पत्ति धीरे धीरे हो रही है, निजामों की उत्पत्ति धीरे धीरे हो रही है। मतलब कहने का ये है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र अगर पूरे भारत का किसके अंडर में था तो वो था मुगलों के अंडर में। तो मान लो कि मुगलों ने क्या किया था कि इस पूरे एरिया को, इस पूरे भारत के क्षेत्र को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ था। इस तरीके से ये इसलिए किया गया था कि इस एरिया को, इस एरिया से जो टैक्स है वो आराम से वसूला जा सके, इसके लिए इन्होंने ऐसे डिवाइड किया हुआ था। जैसे मान लो कि मुग़ल शासक यहाँ बैठते हैं, ठीक है, ये मुग़ल शासक हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि इन छोटे छोटे जगहों पे, इन सारे जगहों पे इन्होंने अपना दीवान यानी कि सूबेदार, दीवान या इसे बोलते हैं सूबेदार, दीवान या सूबेदार नियुक्त कर देता था इस एरिया में। और ये क्या करते थे कि ये सारे लोग पैसे को कलेक्ट करके देते थे। मतलब कहने का ये है कि पैसा या जो भी धन है उसको कलेक्ट करके राजस्व, भू राजस्व की वसूली करके ये राजा के पास पहुंचा देते थे। मतलब मुगल शासन का जो पूरा व्यवस्था था वहाँ पे पहुंचाया जाता था। तो ये हर जगह पर ऐसा था। मतलब ये सभी जो छोटे छोटे दीवान थे, दीवान मतलब कहने का है कि सूबेदार जो वहाँ की जनता से टैक्स वसूलते थे और टैक्स वसूल करके राजा के पास पहुँचाते थे। तो ये सब किसके अंडर में थे? मुगल शासक के अंडर में थे। मतलब उस समय मुगलों का शासन चल रहा था। अब देखिए मुगल शासन में कौन कौन लोग आए, पहले भूमिका एकदम तैयार कर लीजिए, उसके बाद सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए इसमें मुगल शासक आए कौन कौन, तो आप जानते होंगे
कि सबसे पहले तो बाबर था, सबसे पहले बाबर था, बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर, उसके बाद आया जहांगीर, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, शाहजहां, और उसके बाद छठा जो व्यक्ति था वो था औरंगजेब। कौन था भाई? औरंगजेब। चलिए ये तो बात जानते हैं आप, कम से कम क्रम तो याद रखिएगा इनके बारे में। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी लोग थे। देखिए कहने का मतलब कि अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसके समय में आती है? तो वो अकबर के समय में आती है। अनुमति देता है जहांगीर, अकबर के समय में आती है। अकबर का शासनकाल उस समय रहता है 1600 ईस्वी में, और इस समय अकबर गद्दी पर बैठा रहता है। अब क्या हुआ कि अकबर से लेकर के पूरा यहाँ तक ये जितने भी मुगल शासक हैं ये अंग्रेजों को ज़्यादा पांव फैलाने नहीं दिए थे, मतलब कि अपनी नियंत्रण स्थापित करे रखे थे। किस पे? तो ये अंग्रेजों पर। मतलब कि ये जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा शक्तिशाली शासक थे। ये अंग्रेज या जो कोई भी विदेशी कंपनी है, ज़्यादातर अंग्रेज ही, क्योंकि अंग्रेज ही थे इन लोग के समय, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ व्यापार तक ही सीमित रखे थे, बाकी और भी कोई कार्य के लिए ये छूट नहीं दे रखे थे, ज़्यादा छूट देते ही नहीं थे। तो ये कंट्रोल करके रखे थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करके रखे थे। लेकिन इसके बाद जो शासक आए, मुगल शासक इसके बाद जो आए, वो सभी लोग क्या किए कि वो छूट देते गए, अंग्रेजों को छूट देते गए, और जितना ज़्यादा छूट दिए उतना ही वो हानिकारक हुआ। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं हुआ जो अपने साम्राज्य को बचाए रखे, अपने जितना भी एरिया है उसको बचा के रखे। वो धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथों में चला गया, और एक दिन क्या हुआ कि बाद में पूरा का पूरा अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए वो संभाल नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए अंग्रेजों पर, और अंग्रेज धीरे धीरे व्यापार के बहाने और भी चीज, मतलब जैसे ज़मीन पर अधिकार करते गए। तो इसके बाद जो शासक आए वो भोग विलासिता वाले थे, सुखी जीवन जीने वाले थे, अंग्रेजों को ज़मीन भी दे देते थे। तो चलिए देखते हैं इन्हीं लोगों के बारे में। अब देखिए, अब ये मुगल शासक के जितने भी अंडर में क्षेत्र था उसमें एक था बंगाल। कौन था? बंगाल। तो मान लो कि ये बंगाल का क्षेत्र है, ये है बंगाल। बंगाल उस समय बड़ा ही समृद्ध क्षेत्र था। पूरे मुगल शासक के अंडर में जितने भी क्षेत्र थे उसमें सबसे, मुगल शासकों के अंडर में आने वाले जितने भी क्षेत्र थे उसमें सबसे ज़्यादा सूबा समझते हैं ना आप लोग? सूबा मतलब स्टेट, उस समय का स्टेट, ये सभी राज्य हैं समझिए। तो ये जो बंगाल जो था, बंगाल सूबा, वो सबसे ज़्यादा क्या था? संपन्न था। संपन्न कहने का मतलब कि एकदम समृद्ध, मतलब यहाँ पर ट्रेड के मामले में भी ये बहुत आगे निकल चुका था, और धन के मामले में भी आगे था ये। तो यहाँ पर ये, और लोग चाहते थे कि हम दीवान कहाँ का बने? दीवान बने कहाँ का? बंगाल का दीवान बने, ऐसे चाहते थे। तो बात है 1700 ईस्वी की। 1701 ईस्वी की बात है। 1701 ईस्वी में उस समय कौन था भाई? 1701 ईस्वी में मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक था उस समय कौन? तो नाम था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। तो 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। अब यहीं से कहानी शुरू होती है, आप बढ़िया से सुनेंगे। देखिए 1701 ईस्वी में औरंगजेब जो है, ये मुगल शासक हैं, इन्होंने क्या किया कि मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। मतलब मुर्शीद कुली खां यहाँ बैठेंगे और औरंगजेब कहाँ है? यहाँ।
मतलब मुर्शीद कुली खां सिर्फ बंगाल को ही कंट्रोल करेंगे, इस एरिया को ही कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये पूरे मतलब इस एरिया को कंट्रोल करेंगे। जितना आप क्षेत्र देख रहे हैं, इन सभी छोटे छोटे स्टेट में से सबसे संपन्न था बंगाल। अब क्या हुआ कि 1701 ईस्वी में कौन बन गया भाई? तो ये बन गया मुर्शीद कुली खां। बंगाल का शासक कौन बन गया? मुर्शीद कुली खां बन गया, बंगाल का नवाब बन गया ये। और बंगाल का नवाब नहीं है ये, अभी सूबेदार है। बंगाल का सूबेदार बन गया मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां। अब क्या हुआ देखिए, कुछ दिनों तक सही से सब कुछ चला। तब तक क्या हुआ कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब मर गया 1707 ईस्वी में। तो ये 1701 ईस्वी में बनाया गया, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब 1707 ईस्वी में जो औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो भैया कंट्रोल कौन करेगा इन लोगों पे? कंट्रोल कौन करेगा? आने वाला शासक। अब जो नया शासक आएगा वो। तब तक क्या हुआ कि इनको अब दबाने वाला कोई नहीं था, मतलब कहने का है कि इन पर दबाव बनाने वाला अब कोई नहीं था। अब जो शासक आएंगे बहादुर शाह प्रथम, वो उतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जितना कौन कंट्रोल करता है? औरंगजेब। तो यहाँ पर हम मोहम्मद शाह प्रथम, अब देखिए, अब यहाँ पर 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब कहने का है कि बंगाल इन स्टेट में से नहीं है, मतलब अब बंगाल पर जो है वो वहाँ का शासक मैं हूँ, और अपने को नवाब टाइप का ये घोषित करने लगे। तो जो मुर्शीद कुली खां था 1707 ईस्वी के बाद, इनकी मृत्यु के बाद बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य, बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। अच्छा, बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, पहला पॉइंट। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किसने कर दिया, फ्री स्टेट, तो क्या बताएंगे आप? मुर्शीद कुली खां। अब क्या हुआ देखिए, बंगाल की राजधानी थी ढाका। कहाँ थी? सब कुछ एक ही में था उस समय। जैसे मान लो यहाँ पर ये बंगाल है, ये बंगाल है, तो बंगाल में उस समय कौन कौन सा क्षेत्र था? तो आपका बिहार था, जो अभी आप देख रहे हैं ना, बिहार था। बिहार के बाद उड़ीसा, बिहार के बाद आपका उड़ीसा था, उड़ीसा के बाद बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अभी का जो पश्चिम बंगाल है वो था। पश्चिम बंगाल के बाद आपका बांग्लादेश, ये जो आप सभी क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये पूरा मिल करके बंगाल कहलाता था। मतलब बंगाल से ही ये सभी निकले हुए हैं बाहर। बंगाल में कौन कौन थे? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये सभी बंगाल के ही हिस्सा थे। लेकिन उस समय बंगाल की राजधानी कहाँ थी? तो बंगाल की राजधानी जो थी, बंगाल की राजधानी जो थी, ये थी कहाँ? तो ये ढाका थी। कहाँ थी? ढाका। और ढाका से चेंज कर दिया, ये ढाका से राजधानी को चेंज कर दिया, और चेंज करके कहाँ ला दिया? मुर्शिदाबाद। कहाँ ला दिया? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि बंगाल की राजधानी ढाका से हटाया किसने? ढाका से हटा करके मुर्शिदाबाद किसने लाया? तो मुर्शीद कुली खां। तो पहला पॉइंट कि बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य किसने घोषित किया था? तो वहीं किया था मुर्शीद कुली खां। और बंगाल की राजधानी को ढाका, पूछ देगा कि बंगाल की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ढाका में थी। उसके बाद कहाँ लाया गया? मुर्शिदाबाद। किसने लाया? तो ये लाया था कौन? मुर्शीद कुली खां। ठीक है, ये सब लोग आ गए। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद, ये बहुत दिनों तक शासक बने रहते हैं बंगाल के, कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है मुर्शीद कुली खां को।
एक और काम करते हैं, इनका तीसरा काम भी याद रखिएगा, ये दूसरा काम था इनका, तीसरा काम इनका ये याद रखिएगा कि इन्होंने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत। अरे वहीं जैसे जमींदारी व्यवस्था थी ठीक उसी प्रकार से ये शुरू किए थे। तो ये लैंड रिफॉर्म सिस्टम था। इन्होंने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की, ध्यान में रखिएगा इसे, इजारेदारी प्रथा। तो 3 काम इनका जरूर याद रखिएगा। अब क्या होता है देखिए, अब क्या होगा कि इनके मरने के बाद एक और बंगाल में नवाब आएंगे जिनका नाम होगा सुजाउद्दीन। उनके बाद कुछ ही दिन के बाद, ये बहुत दिन नहीं रहते हैं, कुछ ही दिन के बाद आते हैं सरफराज खां। तो सीरीज भी याद रखिएगा कि किसके बाद कौन आया। तो अभी मुर्शिद कुली खां थे, मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई और व्यक्ति आ गए, और हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, बंगाल के बारे में। तो हम लोग बंगाल ही पूरा जानेंगे, बंगाल के बारे में। अब देखिए अब क्या हुआ, सबसे पहले कौन थे, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां बंगाल के ये नवाब थे, मतलब शासक थे, सूबेदार थे। उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद आते हैं कौन, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन आते हैं। सुजाउद्दीन के बाद कौन आते हैं, तो सुजाउद्दीन के बाद आते हैं सरफराज खां। सरफराज खां, सरफराज खां। लेकिन देखिए ये दोनों बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां। तो इनका सीरीज जरूर याद रखिएगा कि ये कैसे कैसे आए थे। मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां। ये तो बंगाल की बातें हैं, बंगाल में ये चल रहा था। मुर्शिद कुली खां ने अपना 3 काम किया था, मैंने बताया है। उसके बाद सुजाउद्दीन आते हैं, इनका कोई काम नहीं है, याद रखिएगा। सरफराज खां, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, अलीवर्दी खां बंगाल का अंतिम शक्तिशाली शासक था। मतलब बंगाल में जितने भी शासक आए उनमें अंतिम में जो सबसे शक्तिशाली हुआ वो कौन था, तो अलीवर्दी खां। इनके बारे में याद रखिएगा कि यह बंगाल के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। इन्हें याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलीवर्दी खां यह बंगाल के अंतिम शक्तिशाली शासक थे, क्योंकि इसके बाद बंगाल कंट्रोल में नहीं रहा। मतलब कहने का है कि बंगाल किसी के हाथ में नहीं आ पाया, वो हाथ से निकल गया धीरे धीरे। मैं कहानी बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। अलीवर्दी खां, देखिए ये सभी लोग मतलब सही थे, मतलब ये भी अपना कंट्रोल बनाए रखे, अंग्रेजों को उतना पांव पसारने नहीं दिए, ये भी कंट्रोल किए, ये भी कंट्रोल किए, ये भी कंट्रोल किए। मतलब अंतिम में जो अंतिम अगर पूछा जाएगा कि अंतिम शासक जिसने अंग्रेजों पर नियंत्रण बनाए रखा, तो कौन नियंत्रण बनाए रखा, अलीवर्दी खां नियंत्रण बनाए रखा था। अब देखिए क्या हुआ, एक व्यक्ति गद्दी पर बैठते हैं, नाम सुने होंगे आप लोग, मुगल शासक हैं, उनका नाम है फर्रुखसियर। 1717 ईस्वी का बात है, 1717 ईस्वी का। 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर थे। 1717 ईस्वी में मुगल शासक कौन थे भाई, फर्रुखसियर। अब समझिए कि फर्रुखसियर ने क्या किया कि अंग्रेजों ने इनसे फ्री ट्रेड करने का एक पास मांग लिया कि भैया बंगाल में व्यापार करना है। क्योंकि अब क्या हुआ था ना कि बंगाल धीरे धीरे अंग्रेजों के नज़र में आ गया ना, कि अंग्रेज देख रहे थे कि बंगाल जो है ना वो बड़ा ही समृद्ध है, और बड़ा ही समृद्ध है, इसका मतलब वहाँ पे व्यापार करेंगे, हम ट्रेड करेंगे तो वहाँ ज़्यादा फायदा होगी। तो मुगल शासक के अनुमति के बिना आप नहीं कर सकते हैं,
देखिए, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे व्यापार करने के लिए चले गए तो यहाँ का सूबेदार या जो भी है वो तो करने नहीं देगा आपको। तो मुगल शासक से अगर अनुमति ले लेते हैं आप, तो वो अगर कह दिया तो यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता है। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक